नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य गर्मी के बढ़ते प्रभाव और हीट वेव से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना रहा। बैठक में दिल्ली में संभावित लू की स्थिति, पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे किए जाए। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पीने का पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पेयजल और छाया व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दे। प्रशासन को आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तो वही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आपके दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा है कि मैंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस आपको मैंने 15 साल तक अपने खून से सींचा, वो अपने मार्ग से हट गई है। अब ये देश हित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम करती रही है। मैं आपसे दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं। हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि हम बीजेपी में विलय कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में बीजेपी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार फिर नहीं बल्कि 3 बार मुहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। ये तीसरी बार है जब आम आदमी पार्टी टूट रही है। राघव चड्ढा के साथ साथ विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चड्ढा ने बताया कि हमने राज्यसभा चेयरमैन को सूचित कर दिया है। में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो वहीं दिल्ली में संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब की लोकतांत्रिक सरकार में के कामकाज को बाधित करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
से कहना चाहते हैं कि पंजाब की जनता इस तरह के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उनके अनुसार राज्य सरकार के कामों को रोकने के लिए ऑपरेशन लोट्स जैसी रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि भगवंत मान की सरकार जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन उसे प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बाधित करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास सही नहीं है और इससे जनता के भरोसे पर असर पड़ता है। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो ये मुजफ्फरनगर में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीति माहौल तेज होता दिख रहा है। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त कार्यक्रम के तहत सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विनय रतन ने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने में देरी की जा रही है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण विधेयक तेजी से पास किए जाते हैं। उनके अनुसार ये महिलाओं के राजनीति प्रतिनिधित्व को सीमित रखने की रणनीति को दर्शाता है। विनय रतन ने मांग की है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए और इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतदाता प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि अत्यधिक मतदान को लेकर पारदर्शिता और जांच जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। विनय रतन ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश को मजबूत भूमिका निभाएगी और चुनाव प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात भी दोहराई गई है। देखिए, देश की व्यवस्था को बदलने का इरादा है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश बने, ये देश चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का देश बने, ये देश सर छोटू राम के सपनों का देश बने, ये देश धन सिंह कोतवाल गुर्जर के सपनों का देश बने, ये देश डॉक्टर अम्बेडकर, साहब काशीराम, माता अहिल्याबाई होलकर, इन सब के महापुरुषों के सपनों का देश बने। इसी कारण से आजाद समाज पार्टी काशीराम की एक बड़ी ज्वाइनिंग आज यहाँ पर हुई है। आज हमारे छोटे भाई कुलदीप जी ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 2-3 पीढ़ियों से लगातार, 3-4 पीढ़ियों से लगातार समाज सेवा उनके परिवार में हो रही है। उन्होंने सब पार्टियों ने काटे और आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। कल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, कई जगह वहाँ हिंसा देखने को मिला, जो बीजेपी के प्रत्याशी हुई है। देखिए, वहाँ जो फोर्स लगाया गया है
मैं आने से पहले वीडियो देख रहा था कि पुलिस जो है, जो बेचारे बाहर बस्ता रखकर बैठे हुए उन पर पुलिस डंडा बजा रही है। पुलिस में इन सेंस मेरा मतलब है कि वो केंद्रीय फोर्स वहां गई होगी, वो आदेश से चलती है, डंडा बजा रही है। तो आपको क्या लगता है लोकतंत्र सुरक्षित है? तानाशाही नहीं स्थापित हो रही है लेकिन क्या? वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा भाई 90% वोट बता रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल तो ये 90% वोटिंग हो कैसे सकती है? देखिए देश की व्यवस्था को बदल। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर सीईओ राकेश कुमार सिंह ने प्राधिकरण की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया है कि प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और पिछले 25 वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। इनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क, जापानी पार्क और अप्रैल पार्क की और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल है। सीईओ ने बताया है कि इन परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष मथुरा, हाथरस और आगरा समेत कई जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नई परियोजनाओं को गति मिल सके। ये हमारा जो ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शुरू हुआ सफ़र 2008 में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रारंभ हुआ और जब हम 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारा इसी कैलेंडर वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण हुआ है और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। एक बहुत बड़ी जो बहुप्रतीक्षित परियोजना थी वो पूरी हुई है। इसी तरह से हमारे उत्तर भारत की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपस्थित होकर की गई, जो यमुना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। इसके अलावा हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं, एमएसएमई पार्क है, अपैरल पार्क है, हमारा जो सेमीकंडक्टर पार्क है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये सभी तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इन सभी अपने पार्क्स और क्लस्टर्स को इस वर्ष बहुत तेज़ी के साथ विकसित करेंगे। और आप सभी अवगत हैं कि इसी वर्ष हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास संभावित है। साथ ही हमारी जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, जैसे तो वहीं नोएडा में हाई-राइज इमारतों में आग से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने एक नई और आधुनिक तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। इस दौरान कमस्प्रेड एयर फोम फायर फाइटिंग व्हीकल का ट्रायल सुपरनोवा की 45वीं मंजिल पर किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये तकनीकी ऊंचाई इमारतों में आग बुझाने की क्षमता को काफी मजबूत बनाएगी। सीएफ सिस्टम पानी और हवा के मिश्रण से विशेष फोम तैयार करता है जो तेजी से आग पर काबू पाने में मदद करता है। ये तकनीकी विभाग 300 मीटर तक ऊंची इमारतों में प्रभावी रूप से काम कर सकती है। इस ट्रायल से ये साबित हुआ कि नई तकनीकी के जरिए 100 मंजिल तक ऊंची इमारतों में भी आग पर नियंत्रण संभव हो सकता है। इससे अग्निशमन दल को इमारत के अंदर प्रवेश किए बिना या जोखिम के साथ आग बुझाने की बड़ी मदद मिलेगी। सुजीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये तकनीक भविष्य में शहरी क्षेत्रों की फायर सेफ्टी और मजबूत बनाएगी। फिलहाल ये सिस्टम भारत में सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है, लेकिन इसे विस्तार देने की योजना है। अग्निशमन विभाग का मानना है कि तेजी से बढ़ते हाईराइज भवनों के बीच ये तकनीकी आगजनी की घटनाओं में बड़े नुकसान को रोकने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पिछले कुछ सालों में लगातार टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन होता रहा है यहाँ पर, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन एम्फसाइज करता रहा है कि आप इसको अपग्रेड करते रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी वर्ल्ड क्लास के इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स हैं वो हम प्रोक्योर करते जा रहे हैं, और यही रीज़न है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम या फर्स्ट टर्नआउट जो हम कहते हैं उसके साथ साथ जो
इफेक्टिवली हम आग बुझा पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा रह रहा है। इसी क्रम में यह एक नई टेक्नोलॉजी का पता चला है जिसे कुछ कंपनीज इंडिया में एंड अब्रॉड बनाती हैं, जिससे कि हम बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स पर 3 मिनट के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं, जो इन्होंने बताया, इसमें दे यूज़ वाटर, फोम एंड एयर, अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टू डाउज द फायर। ये हमने अभी खाली फायर डिपार्टमेंट को डेमो के लिए दिखाने के लिए लाया था व्हीकल। ये लगभग 200 तो 250 मीटर तक फोम थ्रो कर सकता है। अब तक नोएडा में देखा इतनी ऊंचाई तक का नहीं था, आप लोग 43 मंजिला पे लेके इसको डेमो किए हैं, तो इससे आने वाले समय में कैसा इफेक्ट रहेगा? इससे एक तो फायरमैन को आसानी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड एयर फोम सिस्टम है, इससे होज काफ़ी हल्का हो जाता है, तो फायरमैन का जो एफर्ट रहता है पानी का भरा हुआ होज खींचने में, वो कम हो जाता है। नोएडा में देखा जाए तमाम हाई राइज बिल्डिंगें हैं और इस तरह का हाइड्रोलिक मशीनें नहीं है, जिसकी वजह से घटनाएं नहीं रुक पाती हैं। इस पर क्या कितना कारगर साबित होगा? ये कारीगर तो साबित होगा, क्योंकि इसका जो हमने ग्राउंड पे टेस्टिंग किया था फायर लगा के, तो हमने लगभग 100 टायर जलाए थे, वो आधे मिनट से कम टाइम में बुझ गए थे ग्राउंड पे। इसमें क्या खासियत है? इसमें पानी कम से कम इस्तेमाल होता है और जो सोल्यूशन आता है वो वेरी इफेक्टिव फॉर द फायर फाइटिंग देन वाटर। तो वही मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी कच्ची सड़क इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। प्राथमिकता जानकारी के अनुसार युवक किसी कुत्ते को भागते समय संतुलन खो बैठा, लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गया। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे अब पुलिस जांच के लिए खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी निशाक्त कराने में जुटी हुई है। साथ ही मौके में वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर मौत का असली वजह ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में तैनात महिला कांस्टेबल कुमारी योगेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले और पुलिस विभाग का नाम रोशन किया है। वो वर्ष 2021 बैच के पुलिसकर्मी है और वर्तमान में बुढ़ाना थाने में तैनात है। जानकारी के अनुसार उनका चयन 2022 में यूपी पुलिस की एथलीट्स टीम में हुआ था। हाल ही में आयोजित 5 दिवसीय एथलीट्स प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर रिले दौड़ में पंजाब की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कुमारी योगेश ने इस प्रतियोगिता में सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि कुल 3 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया। उनकी इस उपलब्धि से पुलिस विभाग और क्षेत्र में खुशहाली का माहौल है। उनकी मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया है कि पुलिस सेवा के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है। उनकी सफलता ने अन्य महिला पुलिसकर्मियों और युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। कुमारी योगेश कहाँ पे तैनात हुआ? सर, मैं मतलब बुढ़ाना थाने पे तैनात हूँ। अभी आपने रिले वगैरह हुई थी, आपने जी क्या सर, जीता है? जी सर, 400 मतलब उसमें 400 में मेरा 3rd मेडल था और उसमें 4 गुणा 400 में गोल्ड था और 4 गुणा 400 में क्ले मेडल था मेरा। क्या किसी तरह का खेला था आपने? मैं मतलब टीम से खेला था उससे। किस टीम को आया था? पंजाब पुलिस को रहा है। कैसा महसूस कर रही हो? मतलब मैं मतलब खुद को अपने आप को लेकर बहुत अच्छा मतलब फील कर रही हूँ और सर मैं आगे मतलब इंटरनेशनल और ओपन नेशनल खेलना चाहती हूँ। कुमारी योगेश कहाँ पे तैनात हुआ? सर मैं तो ये गाजियाबाद में 25 से 27 अप्रैल तक होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने बताया है कि जिले में करीब 52,000 आभार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके चलते सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और सभी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है।
साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, आज मैंने और एडिशनल सीपी साहब ने संयुक्त निरीक्षण किया है और आज हम लोग निरीक्षण में यहाँ सेठ मुकुंदलाल कॉलेज पहुँचे हैं और यहाँ पर टोटल 20 रूम्स में ये परीक्षा संपादित कराई जाएगी। कंट्रोल रूम भी जो हमारा एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है उसका भी हमने इंस्पेक्शन किया है और एजेंसी के माध्यम से जो CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाने थे वो भी समयबद्ध रूप से इंस्टॉल किए जा चुके हैं और आज पुलिस का रिहर्सल यहाँ हो चुका है सभी हमारे सेंटर्स पे और शाम को हम लोग जो हमारे CCTV कैमराज हैं उनकी भी आज टेस्टिंग कर लेंगे। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है और सुचितापूर्ण परीक्षा हम सभी लोग। देखिए, 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड की भर्ती परीक्षा होनी है। इसके लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद में 20 सेंटर जो है चयनित किए गए हैं और लगभग में 52,000 के आसपास जो है प्रतियोगी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। सभी सेंटरों के अंदर और सेंटर के बाहर जो है पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके चेकिंग फिक्सिंग की व्यवस्था है और उनके आवागमन के जो रास्ते हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से जो सेंटर्स हैं, परीक्षा केंद्र है, वहाँ तक के जो रूट होंगे उसको हम लोग क्लियर रखेंगे। उस पर भी तैनाती की गई है और हमारे सभी अधिकारी, सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह लगातार परीक्षा के दौरान प्रभावशील भी रहेंगे और जो है कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखेंगे। एग्जाम की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी हमारी निगरानी रहेगी। सोशल मीडिया सेल को हम लोगों ने अलर्ट कर रखा है। अगर किसी प्रकार की कोई अफवाह या परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। नगर पालिका कर्मचारी चंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में बदलते हुए दोनों आरोपियों को जेल में भेज दिया है। घटना गुरुवार की है जब चंकी ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। नगर पालिका गेट के बाहर उसकी बाइक और ई-रिक्शा के बीच साइड लगाने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दिव्यांग ई-रिक्शा चालक पिंकेश ने बैसाखी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी पिंकेश अपने साथी अंकित के साथ भागने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद एक युवक ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसके साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी और मोबाइल में के कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और बाद में मेरठ रेफर किया गया, जहां देर रात उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में अमृत जैन ने बताया है कि पहले मामूली धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन मौत के बाद इसे गंभीर धाराओं में बदल दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी घटना रोड रेज का मामला है, जिससे छोटी सी बात ने जानलेवा रूप ले लिया। तो एक ग्रेटर नोएडा में फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की ठगी करने का एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 3 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। जांच में सामने आया कि ये गिरोह दूसरे लोगों की जमीन को जाली कागजों के जरिए किसी तीसरे व्यक्ति को बेच रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्री और दस्तावेज भी मिले, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें एक महिला समेत 20 से 25 लोग शामिल है। अब तक ये गिरोह करोड़ों रुपए के फर्जी बेनाम में कर लोगों को ठग चुका था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और गिरोह से जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। वहीं शामली के थाना भवन क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज भेंडा उदादा ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम देकर ग्रामीण शिक्षा की नई मिसाल पेश की है। विद्यालय में कुल परिणाम 95% रहा, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। हाई स्कूल में खुशी रानी ने 84% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि हिना और
आकांक्षी शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं इंटरमीडिएट में मीनाक्षी ने 75% के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। चांदनी ने 74 के साथ और अन्य छात्रा ने अच्छे और शानदार प्रदर्शन करते हुए अच्छा अंक हासिल किया है। आपका नाम? मेरा नाम रत्न प्रकाश त्रिपाठी। जी सर, आज राजकीय जो है इंटर कॉलेज में बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या पूरा प्रकरण है? सर, कल शाम को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा 2025-26 का परीक्षा फल आया है और उस परीक्षा फल में आपको भी जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे विद्यालय ने अच्छा स्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया है, जिसमें हमारे विद्यालय की इंटरमीडिएट की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उसमें से एक बच्ची ने 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और दूसरी बच्ची 74% पे 2 बच्चियां रहीं और तीसरी बच्ची जो है वो 70% से उत्तीर्ण रही। इसके अलावा अधिकांश बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न के नज़दीक रहे और द्वितीय श्रेणी में शेष बच्चे रहे, तृतीय श्रेणी में कोई बच्चा नहीं रहा। इसी प्रकार हाई स्कूल का जो परीक्षा परिणाम रहा उसमें हमारे 100% बच्चे उत्तीर्ण हुए, जिसमें 80% से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और शेष बच्चे 20% जो है वो सेकेंड श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विगत वर्ष की बात इस बार हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा परीक्षा फल प्राप्त किए। आगे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह का सम्मान रखा गया कि उनका जो है उत्साह बढ़े और जो नए बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो और मन से पढ़ें अपना पूरा उत्साह। तो ये गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा मेडिकल कैंप अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिले के 25 स्थानों पर विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के तहत सूरजपुर और के अंबेडकर भवन में डीएम ने स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रमिकों से सीधे फीडबैक भी लिया है। इन कैंपों में महिला श्रमिकों के लिए मैमोग्राफी, वेस्ट स्नैकिंग और डेंटल जांच जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आंखों की जांच, मुफ्त चश्मा वितरण और मोतियाबिंद ऑपरेशन की व्यवस्था भी की गई है। टीबी, एचआईवी और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस अभियान में शारदा हॉस्पिटल और आई केयर टीम ने समेत कई संस्थाओं ने सहयोग दिया है। हजारों श्रमिकों ने इन शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जिलाधिकारी ने अपील की है कि भविष्य में भी अधिक से अधिक ऐसे कैंप का लाभ उठाएं। आज जो है मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार के विस्तृत मेडिकल कैंप्स लगेंगे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए और सभी से अनुरोध है आप आइए और फ्री ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ पे हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ है। महिला श्रमिक जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ लगभग 5000 गारमेंट की फैक्ट्रीज़ है, जिसमें 6 से 7 लाख श्रमिक है, उसमें मेजॉरिटी महिलाएं हैं। तो उनके लिए मैमोग्राफी भी है, यहाँ पे ब्रेस्ट स्कैनिंग भी है, पूरे यहाँ इक्विपमेंट्स है, साथ में डेंटल का पूरा यहाँ पे सेटअप है। हमारी यहाँ पे बसेस है, अलग अलग इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी साथ में लगा है। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ निःशुल्क है। डेंटल में भी यहाँ पूरी तैयारी है। जो इनकी बड़ी वाली बस है इनके अंदर यहाँ पे सर्जरी तक की जा सकती है, छोटी छोटी कैविटीज़ भरी जा सकती हैं, साथ में एक्सरे भी है। सब कुछ हमारे कैंप्स में है। आँखों को लेकर विस्तृत रूप का पूरा सारी चीज़ें, आई टेस्ट के साथ साथ मोतियाबिंद का भी फ्री ऑपरेशन है और साथ में फ्री चश्मा भी दिया जा रहा है। तो जो भी समस्या है आपके जहाँ जहाँ आपकी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ भी लगते रहेंगे। पूरा रोस्टर तैयार हो रहा है। साथ में जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास भी हम लोग कैंप्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो भी देखिए जिनको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है या फिर किसी प्रकार की समस्या, एवरीबडी इज़ वेलकम इन द कैंप। आज तो वही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 24 अप्रैल 2026 को एयरपोर्ट प्रबंधन ने लीडरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव का ऐलान करते हुए नीतू समरा को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह फैसला ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के निर्देशों के बाद लिया गया है।
जिसमें सीईओ का भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य बताया गया है। नीतू समरा अक्टूबर 2021 से एयरपोर्ट के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जुड़ी रही और विकास और वित्तीय रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।